इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से न तो खून का और न ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी जी का जीवन परिचय काफी रोचक है। इनका इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर न केवल प्रेरणादायी है बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अभ्यास भी है। उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। इंदिरा का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल एक सुशिक्षित वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। वो नेहरू जी की इकलौती संतान थी। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रहने वाली प्रधानमंत्री है। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति भावना थी। उस समय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना भी शामिल था और उस छोटी सी उम्र में इंदिरा जी ने विदेशी वस्तुओं की होली जलते देखी थी, जिससे प्रेरित होकर 5 वर्षीय इंदिरा ने भी अपनी प्यारी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी वो गुड़िया भी इंग्लैंड में बनाई गई थी। जब इंदिरा गांधी 12 वर्ष की थी तो उन्होंने कुछ बच्चों के साथ बानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। इसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जो कि बंदर सेना से प्रेरित था, जिसने महाकाव्य रामायण में भगवान राम की सहायता की थी। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इस समूह में 60,000 युवा क्रांतिकारियों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने बहुत से आम लोगों को संबोधित किया, झंडे बनाए, संदेश दिए और प्रदर्शनों के बारे में जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। ब्रिटिश शासन के होते हुए ये सब करना एक जोखिम भरा उपक्रम था, लेकिन इंदिरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से खुश थी। इंदिरा जी ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर लिया और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन से भी थोड़ी शिक्षा हासिल की। इसके बाद वो स्विट्जरलैंड और लंदन में समरविल्ले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गई। 1937 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से बीमार हो गई थी। पढ़ाई के दिनों में ही इंदिरा ने स्विट्जरलैंड में कुछ महीने अपनी बीमार मां के साथ बिताए थे। कमला की मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू भारतीय जेल में थे। इंदिरा गांधी जी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में अपने पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया था। इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। इंदिरा गांधी जी का विवाह फिरोज गांधी से जरूर हुआ था, लेकिन फिरोज और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ थे, लेकिन वो पारसी थे, जबकि इंदिरा हिंदू, और उस समय अंतरजातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने उस जोड़ी को समर्थन दिया और ये सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध भी शामिल था।
मैं अपमानजनक पत्रों के लेखकों को अपने गुस्से को कम करने के लिए इस शादी में आकर नवयुगल को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा गांधी को गले लगाने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी जी के पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब इंदिरा गांधी जी, उनके दोनों बेटे उनके साथ और अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। लेकिन फिरोज ने तब इलाहाबाद रुकने का ही निर्णय किया था, क्योंकि फिरोज तब द नेशनल हेराल्ड में एडिटर का काम कर रहे थे। इस न्यूज़पेपर को मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। नेहरू परिवार वैसे भी भारत के केंद्र सरकार में मुख्य परिवार थे, इसीलिए इंदिरा गांधी जी का राजनीति में आना ज्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसीलिए उनकी देश और यहाँ की राजनीति में रुचि थी। 1951-52 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी जी ने अपने पति फिरोज गांधी के लिए बहुत सी चुनावी सभाएं आयोजित की और उनके समर्थन में चलने वाली चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय फिरोज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। जल्द ही फिरोज सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दा फाश किया, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी का नाम शामिल था। वित्त मंत्री को तब जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। इस तरह फिरोज राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की मुख्य धारा में सामने आए और अपने थोड़े से समर्थकों के साथ उन्होंने केंद्र सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज की हृदयघात से मृत्यु हो गई। 1959 में इंदिरा गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया था। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजर टीम में शामिल थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और वो जीत भी गई। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय दिया गया। 1959 में इंदिरा गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया था। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजर टीम में शामिल थी। इन शरणार्थियों की देखभाल में भारत में संसाधनों का संकट होने लगा। इस कारण देश के भीतर भी तनाव काफी बढ़ गया। हालांकि भारत ने वहां के लिए संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया, स्थिति तब और भी जटिल हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो, जबकि इधर चीन पहले से पाकिस्तान को हथियार दे रहा था और भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति, दोस्ती और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आम जन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिनमें हिंदुओं को मुख्य रूप से लक्षित किया गया। लगभग 10 मिलियन पूर्व पाकिस्तानी नागरिक देश से भाग गए और भारत में शरण मांगी। भारी संख्या में शरणार्थी होने की स्थिति ने इंदिरा गांधी को पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आज़ामी लीग स्वतंत्रता के संघर्ष को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। भारत ने सैन्य सहायता प्रदान की और पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों को भी भेजा। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब भारत के बेस पर बमबारी की, तब युद्ध शुरू हुआ। तब इंदिरा ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के महत्व को समझा और वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को शरण देने एवं बांग्लादेश के निर्माण को समर्थन देने की घोषणा की। 9 दिसंबर को निक्सन ने यूएस के जलपतों को भारत की तरफ रवाना करने का आदेश दिया, लेकिन 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पश्चिम पाकिस्तान बनाम पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ। पश्चिमी पाकिस्तानी सशस्त्र बल ने भारत के सामने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए।
जिससे एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता को एक चतुर राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलाई। इस युद्ध में पाकिस्तान का घुटने टेकना न केवल बांग्लादेश और भारत के लिए बल्कि इंदिरा गांधी जी के लिए भी एक जीत थी। इस कारण ही युद्ध की समाप्ति के बाद इंदिरा गांधी जी ने घोषणा की कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूं जो किसी भी दबाव में काम करे, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई देश। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी जी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। उसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी जी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बात ने आग का काम किया। इस फैसले में इंदिरा गांधी जी को तुरंत अपनी सीट खाली करने का आदेश दिया गया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल के दौरान उन्होंने अपने सभी राजनीतिक दुश्मनों को कैद करवा दिया। उस समय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को रद्द कर दिया गया और प्रेस को भी सख्त सेंसरशिप के तहत रखा गया था। गांधीवादी समाजवादी जया प्रकाश नारायण और उनके समर्थकों ने भारतीय समाज को बदलने के लिए कुल अहिंसक क्रांति में छात्रों, किसानों और श्रम संगठनों को एकजुट करने की मांग की। बाद में नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 1977 के प्रारंभ में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा गांधी जी ने चुनावों की घोषणा की। उस समय जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले में इंदिरा का समर्थन नहीं किया। माना जाता है कि आपात स्थिति के दौरान उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने देश को पूर्ण अधिकार के साथ चलाने की कोशिश की और झोपड़पट्टी के घरों को सख्ती से हटाने का आदेश दिया और एक बेहद अलोकप्रिय नसबंदी कार्यक्रम ने इंदिरा को विपक्ष में खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर भी 1977 में इंदिरा गांधी जी ने आत्मविश्वास से कहा कि उन्होंने विपक्ष को तोड़ दिया है। उन्होंने चुनाव की मांग की। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उभरते जनता दल गठबंधन ने उन्हें हराया था। पिछली लोकसभा में 350 सीटों की तुलना में कांग्रेस केवल 153 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। 1981 के सितंबर महीने में एक सिख आतंकवादी समूह ने खालिस्तान की मांग कर दी और इसी आतंकवादी समूह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी जी ने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए पवित्र मंदिर में जाने का आदेश दे दिया। सेना ने टैंक और भारी तोपखाने का सहारा लिया। हालांकि सरकार ने इस तरह आतंकवादी खतरे को कम करने की बात की थी, लेकिन इससे कई निर्दोष नागरिकों का जीवन छिन गया। इस ऑपरेशन को भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अद्वितीय त्रस्ती के रूप में रखा गया था। हमले के प्रभाव ने देश में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि की। कई सिखों ने विरोध में सशस्त्र और नागरिक प्रशासनिक कार्यालय से इस्तीफा दे दिया और कुछ ने अपने सरकारी पुरस्कार भी वापस लौटा दिए। इस पूरे घटनाक्रम से तत्कालिक परिस्थितियों में इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक छवि भी खराब हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बिंद सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले में कुल 31 बुलेट मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ये घटना सफदरगंज रोड, नई दिल्ली में हुई थी। धन्यवाद।